मंडला। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय मंडला में पदभार ग्रहण कर लिया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा वर्ष 2013 बैच के IAS अफसर हैं। उनके पूर्व आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक रोजगार तथा पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में पदस्थ थे। जिला योजना भवन में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करें, हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लाभान्वित करें, जिससे विभागीय साख्य को समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। उन्होंने हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए त्वरित ढंग से उनके निराकरण की बात कही है, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने समस्त अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने में विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला योजना भवन में स्थित सेल्फी पॉइंट में सेल्फी ली। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सेल्फी पॉइंट में आकर सेल्फी जरूर ले। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला योजना भवन स्थित स्वतंत्रता कैनवास में हस्ताक्षर कर इस अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर इस अभियान को सफल बनाएं। PH विभाग द्वारा जो अभी वर्तमान में बारिश को देखते हुए हमारे यहाँ चूँकि मंडला ज़िले में अधिकांश क्षेत्रों में पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 25 से 30% अत्यधिक बारिश हुई है। इस बारिश में जो मेन विभाग का काम रहता है कि जो भी पेयजल स्रोत हों उन पेयजल स्रोतों में अच्छे से क्लोरीनेशन हो जाए। इसको हमने बड़ा बखूबी प्रथम चरण में ही बहुत अच्छे से उसमें क्लोरीनेशन का कार्य किया और वर्तमान में अभी द्वितीय स्टेज में फिर से हमारा क्लोरीनेशन का कार्य चालू है जो निरंतर चल रहा है। इस प्रकार से क्लोरीनेशन के माध्यम से हमने पेयजल को जैसे सुरक्षित रखा जाता है उस प्रकार से सुरक्षित रखते हुए आने वाली संक्रमित बीमारियों को बचाव के लिए ऐसा कार्य किए जिससे कि ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। साथ ही हमने चूँकि वर्तमान में अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत PH विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं अधिकांश गांव में हमने यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य करवाया और ऐसे देखा जाए तो लगभग 850 ग्रामों में हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से वाटर सप्लाई वाला कार्य किया और चूँकि ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल इस योजना के माध्यम से प्राप्त हो सके, जिसकी हमने पूरा विभाग में जो कोशिश करते हुए ऐसे ग्रामों को हमने पूर्ण रूप से कार्य किया और उन ग्रामों के माध्यम से ग्रामवासियों को आज भी शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है, जो कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे मंडला क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब ऐसे ही देखा जाए क्योंकि जहाँ भी अगर हमारे क्षेत्र में यदि पेयजल वाला समस्या आती है और जहाँ पर यदि कोई संक्रमित बीमारियों का भी अंदेशा होता है, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए विभागीय तौर पर हमारे यहाँ मंडला ज़िले में NABL सर्टिफाइड लैब है। उस लैब के माध्यम से हम वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं और वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हुए ग्रामवासियों को भी बताया जाता है कि यह पेयजल पीने योग्य है अथवा नहीं, और उसकी जांच के बाद हम यह भी क्लियर करते हैं कि इसमें किस प्रकार का हमें यदि पेयजल के लिए उपाय या क्या निराकरण करना है, उसके लिए भी हम निराकरण के लिए विभाग के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड की दवाइयों का वितरण विभागीय तौर पर निःशुल्क किया जाता है, जो कि ग्रामवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। और इस प्रकार की संक्रमित बीमारियों के लिए क्लोरीनेशन की दवाइयाँ और क्लोरीनेशन के लिए कार्य किया जाना, इस कार्य के माध्यम से जो हमने आज पेयजल के लिए कार्य किए ग्रामवासियों के लिए आज एक
उसमें अपने आप ही ग्रामवासियों में एक बहुत अच्छा माहौल है और उनमें हर्ष का एक खुद में ही एक हर्ष का विषय बना हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई भी संक्रमित बीमारी होने से बचाया जा रहा है, साथ ही रोका जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटना कहीं भी मंडला क्षेत्र में ना हो सके। ग्रामवासियों के लिए यह हमारे लिए जो हमने कार्य किया उनका भी अत्यंत सहयोग रहा, जिनके माध्यम से हमने और जिनके सहयोग से यह कार्य किया। आज चूँकि मंडला क्षेत्र पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुसज्जित, और जो हम देखते हैं पेयजल के संबंध में जो पहले बहुत सारी समस्याएं कठिनाइयाँ आती थी, आज यहाँ पर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घर मकान हैं, मजरे टोले हैं, छोटी छोटी आबादियाँ बसे हुए हैं, जगह जगह पर विभाग के माध्यम से नलकूप खनन किया गया है। नलकूप खनन के माध्यम से भी आज ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। साथ ही जल जीवन मिशन की योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। चूँकि यह सब कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, फिर भी हमारा ग्रामवासियों से आग्रह है, निवेदन है कि चूँकि संक्रमित बीमारियां हैं, पानी अत्यधिक गिरने के कारण, बारिश अत्यधिक होने के कारण फिर भी संभावना बनी रहती है। इसमें हमारे सभी ग्रामवासियों से एवं मंडला के सभी ग्रामवासियों से, मंडलावासियों से सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस मौसम में हम जब भी पानी पिएं उसको हम उबाल कर और छान कर पिएं। चूँकि अधिकांश बीमारियां दूषित भोजन से, दूषित किसी बासा खाने से या फिर किसी ऐसे गंदगी के कारण भी होने की संभावना रहती हैं, जिनसे ग्रामवासियों को दूरी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा यदि वो करते हैं तो निश्चित तौर पर ही कहीं भी किसी प्रकार की कोई संक्रमित बीमारी फैलने की आशंका नहीं रहेगी और ग्रामवासियों को उससे शुद्ध पेयजल जो हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। ग्रामवासियों से पुनः आग्रह निवेदन है कि जब भी हमें इस प्रकार की बीमारियों का पता लगता है, आप तत्काल विभाग को सूचित करें एवं विभाग को सूचित करने के साथ साथ जो एक सामान्य तरीका है जो हमने बताया है कि आप कम से कम पानी को उबाल कर, ठंडा करके, छान कर पीने में उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की कोई संक्रमित बीमारियों से बचा जा सके। मैं राम गोपाल शास्त्री से हमारा सनातन धर्म का प्रमुख पर्व रक्षाबंधन 19 तारीख को है, सोमवार को, और इसमें भद्रा का साया है 1:35 तक। मकर राशि का चंद्रमा है, इसलिए भद्रा पाताल में है, उतना प्रभावी नहीं है। फिर भी इस समय को छोड़ दिया जाए तो रात्रि 9 बजे के लगभग तक 2:02 से रात्रि 9 बजे तक आराम से आप रक्षाबंधन मान सकते हैं। रक्षाबंधन सर्वप्रथम महाराज बलि ने राखी बंधवाया था माता लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी के द्वारा राखी बंधी गई थी। ये तो पौराणिक कथाएं हैं, मगर रक्षाबंधन का एक ज्योतिषीय आधार भी है। भाई की कलाई पर मंगल का वास होता है। पूरे ग्रहों का वास हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर है। जैसे माथे पर ये सूर्य का वास होता है, जैसे चंद्रमा का मन का होता है। इसी तरह ये जो सूक्ष्म ग्रह मंगल है, इसका वास भाई की कलाई पर होता है। और मंगल क्रूर ग्रह, मंगल के राशि होने पर, प्रभाव होने पर व्यक्ति की उधारी बढ़ती है, शत्रु बढ़ते हैं और रोग बढ़ते हैं। तो मंगल की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए बहन के हाथों में शुक्र का वास होता है, नारी के हाथों में शुक्र का वास होता है। और शुक्र की दृष्टि जब मंगल पर पड़ती है तो इसका जो विपरीत प्रभाव है वो कम होता है। तो मंगल के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए
शुक्र की दृष्टि पड़ना लाभदायक होता है। और बहन जब अपने हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो विपरीत प्रभाव मंगल का कम हो जाता है और भाई की उधारी, शत्रु और जो रोग हैं उनका शमन होता है। इसलिए प्रत्येक भाई को चाहिए कि अपनी बहन से या बहन से रूपा किसी जिसको बहन का दर्जा देते हैं उनसे रक्षाबंधन जरूर बंधवाएं। अब नाड़ी का संबंध सीधे हृदय से होता है और यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने से जितने ग्रह हैं, विपरीत ग्रह हैं, वो सब अनुकूल होते हैं और इसका प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल क्रूर ग्रह है, दैत्य ग्रह है, असुर ग्रह है और शुक्र आचार्य असुरों के राजा है, असुरों के गुरु हैं। तो गुरु की दृष्टि जब शिष्य पर पड़ती है तो शिष्य अपना प्रभाव कम कर लेता है, अपने को सिमेट लेता है, अपने को ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाता क्योंकि गुरु की आज्ञा के अनुसार उसे चलना पड़ता है। तो ये ज्योतिषीय आधार रक्षाबंधन का है। प्रत्येक भाई को चाहिए कि शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन जरूर बंधवाएं, जिससे उस व्यक्ति की, उस पुरुष की उधारी कम होगी। यदि उधारी नहीं है तो कोई न कोई रोग होगा तो रोग कम होगा और शत्रुओं का शमन होगा, यानी हर तरह से वो सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा का धनी बनेगा। इसलिए शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन जरूर बंधवाएं। भगवान आपकी रक्षा करें, परमात्मा सभी ग्रह आपकी रक्षा करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शिक्षकों की कमी का प्रभाव अब शासकीय स्कूलों में दिखने लगा है। बता दें कि मंडला के पास ग्राम बढ़ार के शासकीय प्राथमिक शाला में 5 क्लासों को केवल 1 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। वहीं माध्यमिक शाला में 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर शासकीय कार्य आ जाता है तो वह शिक्षक भी अपने कार्य में लग जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बता दें कि शासन की तरफ से गेस्ट टीचर के आदेश नहीं है, जिसके कारण जो शिक्षक हैं वे भी परेशान हैं और बच्चों की पढ़ाई समय पर नहीं हो पा रही है। अगर बच्चों का भविष्य देखा जाए तो शिक्षकों की नियुक्ति होना इन स्कूलों में अति आवश्यक हो गया है। वहीं बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी शासकीय प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला है जहां पर शिक्षकों की बेहद कमी बनी हुई है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ना ही बच्चों के कोर्स समय पर हो पाते हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में मय हो रहा है, जिसके चलते शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति होना अति आवश्यक हो गया है। बता दें कि 3-3 क्लासों को, 4-4 क्लासों को एक शिक्षक पढ़ाते हैं, उसमें वे सभी विषयों को भी एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसे में कैसे बच्चों का भविष्य संवर पाएगा, यह तो ईश्वर ही जानता है। वहीं शासन की तरफ से गेस्ट टीचरों की नियुक्ति भी नहीं हो रही है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई अंधकारमय है, तो वहीं उनका भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। सर, अब सबसे पहली मेन बात ये है कि हम अकेले टीचर और 5 क्लास को संभालना, कई डॉक्यूमेंट्स बनाने में सर, और अभी पहली से चौथी तक FLN का कोर्स चालू है, तो इसमें अकेले टीचर को पढ़ाने में समस्याएं होती हैं। अब अगले टीचर की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब मिडिल वाले एकीकृत में है सर, तो वहाँ से कंबाइंड हो के कोई भी टीचर के यहाँ व्यवस्था करके कोई भी काम में चले जाते हैं। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर से जो गेस्ट टीचर के रखने के लिए हैं, तो अभी ऊपर से कोई रखने के लिए आदेश तो हो, पर कब से रखना है ये आदेश नहीं हुए हैं अभी। श्रीमती आशा कुलेश, प्राथमिक शिक्षक। सर, यहाँ एकीकृत माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों है। यहाँ टीचर मात्र 3 है। प्राथमिक शाला में खाली मैडम अकेली है और माध्यमिक शाला में हम लोग 2 हैं, मरावी वीके जी और मैं RR मार्को। जो एक ही काम में एक टीचर जो है कक्षा 3 है और बड़ा सर जो है काम काज में लगे रहते हैं और डांक फांक लेकर तो जाना ही पड़ता है और लिखाई पढ़ाई भी पूरा करना पड़ता है, पूरा मिडिल से लेके यहाँ तक। तो टीचरों का कमी इतना खिलता है कि पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। हर सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए और रेगुलर शिक्षक यहाँ पहुँचाने की दया करेंगे, नहीं तो गेस्ट टीचर जो है
यहाँ गेस्ट टीचरों का भर्ती होना चाहिए जल्दी से जल्दी, काहे कि एक महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो गया स्कूल खुले, अभी हमारा कोर्स कब कोई पुस्तक भी खुला नहीं है। जिनका कोर्स है वही हम लोग जो है, एक टीचर है, हमारा कोर्स जहाँ तक हमको करना है वो कर रहे हैं धीरे धीरे, बाकी तो सब पढ़ाई लिखाई सब ठप है। टीचरों की कमी इतना है कि पूछो मत। तो शासन से इतना ही हम मांग करते हैं और सभी लोगों से और ग्रामवासी भाइयों से सब कोशिश करके यहाँ पर अतिथि या गेस्ट टीचर जो हैं भर्ती किया जाए अति शीघ्र और शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने शुक्रवार को नैनपुर के सिविल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कम करने का प्रयास करें, सर्वदंश सहित सभी महत्वपूर्ण दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों में हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए, सुनिश्चित करें मरीजों को सभी दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र से ही प्रदान करें। भ्रमण के दौरान एसडीएम नैनपुर सोनल सिडाम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास नैनपुर, आदिवासी कन्या छात्रावास नैनपुर, सीनियर आदिवासी उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बिछिया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बिछिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हुए राखियां बंधवाई। श्री मिश्रा ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है तथा उन्हें मिठाई खिलाते हुए उन्हें उपहार भी प्रदान किए हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने शुक्रवार को प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास नैनपुर व बिछिया का निरीक्षण किया। आदिवासी कन्या छात्रावास नैनपुर, सीनियर आदिवासी उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बिछिया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बिछिया का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि छात्राओं को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी छात्रावासों में बालिकाओं को उनके लक्ष्य के निर्धारण तथा उसको हासिल करने में सहयोग बने। सभी छात्रावासों में कैरियर काउंसलिंग के सत्र आयोजित करें। नैनपुर एवं बिछिया क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनपद पंचायत, तहसील एवं एसडीएम कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यों की प्राथमिकता समझते हुए उन्हें निर्धारित समय अवधि में संपादित करें, किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। जनपद पंचायत नैनपुर एवं बिछिया के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर रजिस्टर तथा संधारण कराएं, जिसमें सभी ग्रामवासियों के समग्र सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। सड़क के न होने से ऐसे अनेकों ग्राम हैं जो विकास की धारा से कटे हुए हैं। ऐसा ही ग्राम पंचायत कोको के अंतर्गत ग्राम लालीपुर है, जहां पक्की सड़क न होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कीचड़ गड्ढे के बीच जाना पड़ता है। अगर ग्राम में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस या कोई दूसरा वाहन ग्राम तक नहीं आता है, जिससे कि मरीजों को खटिया में टांग कर उन्हें लगभग 4 किलोमीटर ग्राम के बाहर तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर वाहन मिल पाता है। समय पर इलाज न मिलने के कारण ऐसे अनेकों मरीज हैं जो समय पर इलाज नहीं मिला है और उन्होंने दम तोड़ दिया है। स्कूल भवन की अगर बात करें तो कोको में व लालीपुर में स्कूल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, कभी भी धाराशायी हो सकते हैं। वहीं जो शिक्षक हैं 5 क्लासों को एक शिक्षक पढ़ाते हैं, तो प्राथमिक शाला से लेकर माध्यमिक शाला की भी यह स्थिति है कि जहां 2 शिक्षक हैं वे भी 3-3 क्लासों को एक साथ पढ़ाते हैं। अगर कोई शासकीय काम आ जाए तो वे शिक्षक भी उस सरकारी काम में चले जाते हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बारिश में भी उन्हें कुएं का दूषित पानी पीना पड़ता है। बता दें कि नल जल योजना यहाँ पर कार्य हुआ था, परंतु वह चालू नहीं है, जिसके कारण वे कुएं का पानी ही पीते हैं। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया कि अगर ग्राम में पक्की सड़क बन जाती है तो यह सब मुसीबत उनकी दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि सड़क के बन जाने से ग्राम का विकास भी होगा और दूसरी सुविधाएं भी ग्राम में आएंगी, जिसके लिए उन्होंने अनेकों बार वर्षों से वे आवेदन प्रशासन को देते चले आ रहे हैं, परंतु इन मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। पुनः ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर जिला प्रशासन को आवेदन दिया है।
कहाँ से? पीछे से मिनट के बना कर बिया ना चाहिए कर मरीज के आराम से धप आराम से मिनट को ना चाहिए तो मूड लगी यार ला भी 5 मिनट के बना कर बिया ना चाहिए कर मरीज के आराम से धप आराम से मिनट को ना चाहिए तो मूड लगी यार ला भी सर किस गांव से हैं और क्या समस्या है? जी ग्राम को लालीपुर से हैं हम लोग। वहाँ पे सर रोड का बहुत ज़्यादा समस्या है सर, और रोड और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पानी यानी कुछ नहीं मिलता है सर, और तमाम ऐसी चीज़ें सर जो समस्या है। और यहाँ पे खास करके वहाँ जो बिल्डिंग है सर प्राइमरी स्कूल, पूरा छत गिर रहा है सर वहाँ पे, मतलब बच्चे को बड़ी नुकसान हो रहा है सर। मतलब ये है कि अगर पूरा मतलब टूट गया है छत ऊपर का, तो यहाँ जो भोजन जो मध्याह्न भोजन है वो दूसरे के घर में मतलब प्राइवेट घर पे हमने खाना खिलवाने को कर रहे हैं। बाकी सर और रोड का तो बहुत ज़्यादा है सर, हमने खटिया से टांग के ले जाते हैं सर, और हमें मुश्किल है। अगर लालीपुर से 2 किलोमीटर दूर कोको है हमारे पंचायत, वहाँ से हमें एक घंटा करीब हमको निकलने में लगता है। इतनी कीचड़ और इतना बदते स्थिति है उस रोड का, तो सर तमाम चीज़ें हैं सर की बहुत ज़्यादा। अभी आपने आवेदन दे दिया? जी आवेदन। किस पंचायत से हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं? हम ग्राम पंचायत कोको से हैं सर, और रहने वाले खास निवासी लालीपुर के हैं। हाँ। और हम रोड की समस्या लेकर आए हैं। हमारे यहाँ 75 वर्ष पहले से रोड की बहुत समस्या हो रही है, और अभी तक कोई मतलब साधन ही नहीं है आदिवासियों के लिए। और वहाँ घर कम से कम 60-65 घर हैं, जिसमें आदिवासी बहुत समस्या के साथ समय काट रही है। और जैसे स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो रोड कम से कम 3 किलोमीटर वहाँ से दूरी पड़ रहा है मेन रोड से अंदर। जी। अच्छा ये बताइए कि अब जैसे आकस्मिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है तो फिर कैसे जाते हैं? टांग कर ले जाते हैं? जी। तो कितनी रोड की आवश्यकता है आपको? कितनी बनना है? मुख्य मार्ग से कितनी रोड है? मुख्य मार्ग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ये कौन से गांव से कहाँ तक है? ये कोको से लालीपुर तक है। लालीपुर वो जबलपुर रोड में जो पड़ता है? नहीं वो बिसिया डिंडोरी रोड में लालीपुर है ये। जी। एक शहर में आवारा पशुओं के कारण अनेकों सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क के बीच में बैठे आवारा पशुओं के कारण आवागमन भी प्रभावित होता है। ये पशु लोगों को घायल कर रहे हैं, परंतु
कोई भी कार्यवाही इन पशुओं के मालिकों पर नहीं हो पाती है, जिसके कारण मालिकों के भी हौसले बुलंद हैं और वे अपने पशुओं को उपयोग के बाद छोड़ देते हैं, जिससे यह पशु सड़कों में बीच पर ही बैठते हैं, बाजारों में भी धम्मा चौकड़ी मचाते हैं। ऐसे ही समस्याएं अनेकों इन पशुओं के कारण बनी हैं। इन्हीं सब समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए NSUI द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। मांग की गई है कि जो आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं उन्हें पशु बंदी गृह में भेजा जाए या फिर जंगलों में छोड़ दिया जाए। वहीं पशु मालिकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि वे अपने पशुओं को उपयोग करने के बाद आवारा न छोड़ पाएं। निवेदन करते हैं कि कार्रवाई करिए। बहुत बार हो चुका है, हम इस पर निवेदन कर चुके हैं, कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, पर आज तक ऐसा प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे हमें स्थिति सुधार की जाए। 15 दिनों पे अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, अब गौवंश अगर रास्तों से नहीं हटते हैं तो NSUI मंडला एक उग्र आंदोलन की तैयारी करेगा। मंडला जिले में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको बीच चौराहे में इकट्ठा करके चक्का जाम करेगा और प्रशासन को आँख खोलेगा कि ये गौवंश है जो आपकी लापरवाही से आज आम जन को परेशानी का वो कर रहे हैं। गौवंशों की निर्मम हत्याएं हो जा रही हैं दुर्घटनाओं में, तो एक वो हम लोगों को धार्मिक उसमें भी लगता है। तो आपसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करिए और आप लोग के सहयोग की अपेक्षा। विगत कई दिनों से गौ माता पे अत्याचार हो रहा है, गौ माता की जानें जा रही है, सड़कों पे यातायात व्यवस्था का पूरा नियम का पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह से देखा जाए, दिनांक 10/8/2024 को खैरी में एक हादसा हुआ, उसके जिम्मेदार तो इस चीज के जिम्मेदार गौपालक एवं प्रशासन है। जैसा कि आप जानते हैं, गौ माता के कान पे एक टैग लगा रहता है, उसके माध्यम से ये सरकार पता कर सकती है कि वो गौ मालिक कौन है उस चीज का। तो सरकार को गौ मालिकों पर कार्रवाई करनी चाहिए और एवं उनको दंडनीय अपराध के तौर पर उनको सजा देनी चाहिए कि वो अपनी गऊ को एक अच्छी सुरक्षित जगह पर बांध कर रखें। तो अभी आपने ज्ञापन किसको दे रहे हैं? कलेक्टर महोदय। आज NSUI द्वारा ज्ञापन किया जा रहा है, किस बात को लेकर? पूरे मंडला शहर में और मंडला जिले में सड़कों में गोवंश और जानवर बैठे रहते हैं, जिसके कारण छात्र और आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है, एक्सीडेंट होते हैं। उससे गोवंश का भी नुकसान होता है और छात्रों को, युवाओं को, आमजन को भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं। जिला प्रशासन से हमारी कलेक्टर महोदय को आज हम ज्ञापन देने आए और हमारी ये मांग है कि इस पे कार्रवाई करते हुए व्यवस्था बनाई जाए। यदि आवारा पशु हैं तो उनको गौशाला छोड़ा जाए, कांजीहोद भेजा जाए। पशुपालकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किनके पशु जो आवारा हैं, सड़कों में बैठे हुए, थानों के सामने बैठे हुए, बीच चौराहों में बैठे हुए, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए, कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, ये व्यवस्था बनाई जाए ताकि गोवंश की भी रक्षा हो सके और आवागमन भी बाधित ना हो। माहेश्वरी गौ सेवा रक्तदान संगठन के द्वारा वर्षों से जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क रक्त देने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं घायल गाय बैल की सेवा में भी लगे रहते हैं। असमय मृत हुए गाय बैल को अंतिम संस्कार का कार्य भी वे करते हैं। बस इन्हें पता चल जाए, संगठन में सेवा करने वाले लोग हमेशा ही खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, कोई भी समय हो, परंतु ये सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही संगठन प्रमुख दिलीप चंद्रोल को पता चला कि RD कॉलेज के पास शाम को वृंदावन कॉलोनी में एक गाय टैंक के अंदर गिर गई है। टैंक में लगभग 10 फीट पानी भरा हुआ था। गाय लगभग 4 से 5 घंटे तक रहती रही। किसी मजदूर की नजर इस गाय पर पड़ी और उसने जानकारी दी। सभी गौ सेवकों को घटना स्थल पर पहुंचकर सभी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। वहीं पंप मशीन के द्वारा पानी निकाला गया और JCB के माध्यम से टैंक के चैम्बर को चौड़ा किया गया। बेहद मुश्किल से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला गया है। मकान निर्माण करने वालों की लापरवाही का खामियाजा मूक जानवर उठाते हैं या फिर उन्हें निकालने में गौ सेवक रक्तदान संगठन के ये सदस्य उठाते हैं, जो असमय ही सेवा में लग जाते हैं। वह परेशान भी होते हैं, जबकि जो निर्माण कार्य कराते हैं उन्हें अपने टैंकों को ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो पाए।
जी बोलिए। बेटा कौन सा? वृंदावन कॉलोनी। आज यहाँ वृंदावन कॉलोनी में एक गाय माता टैंक के अंदर गिर गई थी। तो बहुत सकड़ा टैंक था, उसको जेसीबी मशीन के द्वारा नगर पालिका के द्वारा तोड़वाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग प्रमोद भैया, अनादि भैया, हमारे बैसाखू भैया, अखिलेश पटेल जी और विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से और यहाँ के स्थानीय लोग, सभी लोगों की मदद से इसको निकाला गया है। सुरक्षित गाय को निकाल लिया गया है। जेसीबी मशीन वाले का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और नगर पालिका के सहयोग से ये मशीन आई थी, लेकिन हम निवेदन करते हैं कि नगर पालिका में मशीन आ जाए ताकि ऐसी ज़रूरत पड़ने पर तत्काल मशीन पहुंच जाए। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। एकल परिवार की मातृशक्तियों ने कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी सफीक खान को तिलक बंधन कर उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाई। वहीं स्टाफ को भी सभी जवानों को राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं बहनों ने अपील की है कि उनके भाई बहनों की हमेशा रक्षा करें। सर एक बार इस साइड में देख लीजिए। क्या कार्यक्रम हुआ? आज रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में आज थाना प्रभारी टीआई साहब के स्टाफ को रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न किया गया और यह मंडला आंचल एकल अभियान के माध्यम से सारी कार्यकर्ता और बहनें आंचल से आकर के और सारे स्टाफ को अपना रक्षा सूत्र बांध करके और अपना कार्य संपन्न किया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने 1 घंटे के लिए ओपीडी बंद कर हड़ताल की। इस दौरान दूर दराज से उपचार के लिए पहुंचे मरीज परेशान होते नजर आए। मुख्य गेट के सामने चिकित्सकों ने धरना दिया है। हड़ताल की वजह रही कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप व उसकी हत्या का विरोध करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके साथ ही अपर कलेक्टर को ज्ञापन देकर चिकित्सकों ने केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। दिन में 1 घंटे ओपीडी में काम बंद रखकर चिकित्सकों ने हड़ताल में समर्थन दिया है। हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि निष्पक्ष जांच में तेजी लाई जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल को सील करने जैसे उपाय किए जाएं। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से लिखित माफी मांगी जाए, उन्हें बर्खास्त करने के आदेश दिए जाएं। मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों पर क्रूरता करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के जीवन की सुरक्षा के लिए डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में भारत सरकार से मांग की गई है। वहीं समस्त शिक्षकों ने कैंडल मार्च करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय ध्रुवे को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद वे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों की मांग है कि केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे कि चिकित्सकों पर व स्वास्थ्य सेवाओं मरीजों को देने वाले लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं उनके ऊपर ऐसे क्रूर अत्याचार दोबारा ना हो पाए और ना ही उनके ऊपर कभी कोई हमले हों। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। आजादी आजादी खौफ से आजादी, आजादी आजादी खौफ से आजादी। We want Justice, we want justice। पूरी करो केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। आजादी खौफ से आजादी, आजादी आजादी खौफ से आजादी। We want Justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो। Justice को करो, लागू करो। We want Justice, we want justice। आजादी आजादी खौफ से आजादी, आजादी आजादी खौफ से आजादी। हमारी मांगे पूरी करो। We want Justice, सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। We want Justice, we want justice। लागू करो, लागू करो। केंद्रीय सब आ जाओ आप सर डॉक्टर्स छुट्टी पे चले गए, क्या कारण है वो कितने दिन के लिए गए हैं, ये कब तक रहेगा? क्योंकि ये हमारे 9 अगस्त को कलकत्ता में जो हमारी पीजी डॉक्टर थी उसके साथ टोटली उसका रेप किया गया, इसके बाद उसकी हत्या की गई। इसके विरोध में प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। जैसे कि आज हमारे द्वारा 1 घंटे की ओपीडी 12 बजे से लेके 1 बजे तक की ओपीडी बंद की गई। इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू है। ये सर अभी और कितने दिन चले गए थे? एक्चुअली इसको लेके हमारे जो IMA है और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है उनके द्वारा जो है पूरे देश में कुछ मांगों को लेके ये किया जा रहा है प्रदर्शन। अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो कल दिनांक प्रातः 6 बजे से इमरजेंसी तथा ओपीडी बंद करने के बारे में जो भी आदेश ऊपर से IMA और डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त होगा वो किया जाएगा। इसमें कौन कौन से कैडर शामिल हैं? इसमें सभी समस्त है, जो टीचर्स एसोसिएशन है और दूसरे जितने डॉक्टर एसोसिएशन है सभी घटक जो है इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सर जैसे इमरजेंसी सुविधाएं चालू रहेंगी, उसमें इमरजेंसी में क्या शामिल रहेगा? इमरजेंसी सभी प्रकार के ट्रॉमा एंड कैजुअलिटी ये चालू रहेगी और आज भी हम 1 बजे के बाद ओपीडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। परिचय मैं डॉक्टर प्रवीण उइके, डिविजनल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश MPM। एक्चुअली ये जो है बंगाल में जो है मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता जो शहर है वहाँ पे एक हृदय विदारक घटना हुआ है जो वाकई में घोर बड़ी गंभीर घटना है। उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में सारे जो डॉक्टर्स लोग हैं उसके खिलाफ में 1 घंटे के बाइंड अप किए हुए थे OPD प्लस सामान्य सर्विसेज और इमरजेंसी छोड़ के, इमरजेंसी तो कंटिन्यू था हमारा। तो ये आज ज्ञापन दिए हैं। इसके बाद उनका कहना है कि कल मॉर्निंग से जो है सुबह 6 बजे से अप टू 2 दिन तक जो है नॉन स्टॉप जो है हड़ताल करेंगे उसी के अगेंस्ट में। हाँ, मैंने जो है अभी जिला प्रशासन से भी ADM साहब आए हुए थे तो चर्चा हुई। शहर में जो अन्य चिकित्सक वगैरह हैं प्राइवेट वाले प्लस आयुष के डॉक्टर हैं, इनको हम लोग मिलके जो है एक व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो, जो गंभीर मरीज है उनको समुचित इलाज मिल जाए, इस संबंध में चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जिला चिकित्सालय में जो 27-28 डॉक्टर हैं आज के दिन, वो ऑलमोस्ट सभी लोग हड़ताल इन्वॉल्व हैं और ये उनका जो है आज सांकेतिक वाला है, कल से फिर नॉन स्टॉप करेंगे। मैं डॉक्टर रुबीना भिंगार देवे, मैं IMA की लाइफ टाइम मेंबर हूँ और मंडला की ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल विभाग की एक मेंबर हूँ। हम सब ये चाहते हैं कि कलकत्ता में जो घिनौना कृत्य हुआ है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं
कि एक कमेटी जल्द से जल्द कायम हो और एक सुरक्षित वर्किंग एरिया बनाया जाए कि महिलाएं अच्छे से कार्य कर सके। जो हम लोग 24 से 36 घंटे लगातार काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस कार्रवाई भी हो और जो कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि दोबारा ऐसी घटना होने ना पाए। और मैं चाहती हूँ कि सामान्य लोग भी हम लोगों की मदद करें ताकि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। सावन के इस पवित्र माह में पीएचई कार्यालय में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जहां सुंदरकांड में समस्त पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। सुंदरकांड पाठ के बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। पीएचई विभाग द्वारा जो अभी वर्तमान में बारिश को देखते हुए हमारे यहाँ चूँकि मंडला ज़िले में अधिकांश क्षेत्रों में पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 25 से 30% अत्यधिक बारिश हुई है। इस बारिश में जो मेन विभाग का काम रहता है कि जो भी पेयजल स्रोत हों उन पेयजल स्रोतों में अच्छे से क्लोरीनेशन हो जाए। इसको हमने बखूबी प्रथम चरण में ही बहुत अच्छे से उसमें क्लोरीनेशन का कार्य किया और वर्तमान में अभी द्वितीय स्टेज में फिर से हमारा क्लोरीनेशन का कार्य चालू है जो निरंतर चल रहा है। इस प्रकार से क्लोरीनेशन के माध्यम से हमने पेयजल को जैसे सुरक्षित रखा जाता है उस प्रकार से सुरक्षित रखते हुए आने वाली संक्रमित बीमारियों को बचाव के लिए ये सब कार्य किए जिससे कि ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। साथ ही हमने चूँकि वर्तमान में अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अधिकांश गांव में हमने यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य करवाया और ऐसे देखा जाए तो लगभग 850 ग्रामों में हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से वाटर सप्लाई वाला कार्य किया और चूँकि ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके, इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल इस योजना के माध्यम से प्राप्त हो सके, जिसकी हमने पूरा विभाग ने जो कोशिश करते हुए ऐसे ग्रामों को हमने पूर्ण रूप से कार्य किया और उन ग्रामों के माध्यम से ग्रामवासियों को आज भी शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है, जो कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे मंडला क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब ऐसे ही देखा जाए, क्योंकि जहाँ भी अगर हमारे क्षेत्र में यदि पेयजल वाला समस्या आती है और जहाँ पर यदि कोई संक्रमित बीमारियों का भी अंदेशा होता है, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए विभागीय तौर पर हमारे यहाँ मंडला ज़िले में NABL सर्टिफाइड लैब है। उस लैब के माध्यम से
हम वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं और वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हुए ग्रामवासियों को भी बताया जाता है कि यह पेयजल पीने योग्य है अथवा नहीं, और उसकी जांच के बाद हम यह भी क्लियर करते हैं कि इसमें किस प्रकार का हमें यदि पेयजल के लिए उपाय या क्या निराकरण करना है, उसके लिए भी हम निराकरण के लिए विभाग के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड की दवाइयों का वितरण विभागीय तौर पर निःशुल्क किया जाता है, जो कि ग्रामवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। और इस प्रकार की संक्रमित बीमारियों के लिए क्लोरीनेशन की दवाइयाँ और क्लोरीनेशन के लिए कार्य किया जाना, इस कार्य के माध्यम से जो हमने आज पेयजल के लिए कार्य किए ग्रामवासियों के लिए, आज एक उसमें अपने आप ही ग्रामवासियों में एक बहुत अच्छा माहौल है और उनमें हर्ष का एक खुद में ही एक हर्ष का विषय बना हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई भी संक्रमित बीमारी होने से बचाया जा रहा है, साथ ही रोका जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटना कहीं भी मंडला क्षेत्र में ना हो सके। ग्रामवासियों के लिए यह हमारे लिए जो हमने कार्य किया उनका भी अत्यंत सहयोग रहा, जिनके माध्यम से हमने और जिनके सहयोग से यह कार्य किया। आज चूँकि मंडला क्षेत्र पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुसज्जित, और जो हम देखते हैं पेयजल के संबंध में जो पहले बहुत सारी समस्याएं कठिनाइयां आती थी, आज यहाँ पर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घर मकान हैं, मजरे टोले हैं, छोटी छोटी आबादियाँ बसे हुए हैं, जगह जगह पर विभाग के माध्यम से नलकूप खनन किया गया है। नलकूप खनन के माध्यम से भी आज ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है, साथ ही जल जीवन मिशन की योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। चूँकि यह सब कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, फिर भी हमारा ग्रामवासियों से आग्रह है, निवेदन है कि चूँकि संक्रमित बीमारियां हैं, पानी अत्यधिक गिरने के कारण, बारिश अत्यधिक होने के कारण फिर भी संभावना बनी रहती है। इसमें हमारे सभी ग्रामवासियों से एवं मंडला के सभी ग्रामवासियों से, मंडलावासियों से सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस मौसम में हम जब भी पानी पिएं उसको हम उबाल कर और छान कर पिएं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां दूषित भोजन से, दूषित किसी बासा खाने से या फिर किसी ऐसे गंदगी के कारण भी होने की संभावना रहती हैं, जिनसे ग्रामवासियों को दूरी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा यदि वो करते हैं तो निश्चित तौर पर ही कहीं भी किसी प्रकार की कोई संक्रमित बीमारी फैलने की आशंका नहीं रहेगी और ग्रामवासियों को उससे शुद्ध पेयजल जो हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। ग्रामवासियों से पुनः आग्रह निवेदन है कि जब भी हमें इस प्रकार की बीमारियों का पता लगता है आप तत्काल विभाग को सूचित करें, एवं विभाग को सूचित करने के साथ साथ जो एक सामान्य तरीका है जो हमने बताया है कि आप कम से कम पानी को उबाल कर, ठंडा करके, छान कर पीने में उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की कोई संक्रमित बीमारियों से बचा जा सके। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान दें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आप सभी से विनम्र निवेदन करता है। सरपंच सचिव रोजगार सहायक एवं आप सभी मंडला शहरी व समस्त ग्रामवासी जनवरी H2SYL PHE कार्यालय से प्राप्त करें। पेयजल स्रोत का परीक्षण करें। उपरोक्त विधि से आप स्वयं पानी की जांच कर सकते हैं। उल्टी, दस्त, डायरिया केवल दूषित पानी से नहीं होता। यह दूषित भोजन जैसे बासी भोजन वे खाद्य जो बारिश व नमी व उमस वाले मौसम में नहीं करना चाहिए। जैसे चकोड़ा भाजी, दूषित मशरूम, बासी ब्रेड, रोटी, ऐसा कोई भी भोजन न करे जो दूषित हो या बारिश उमस में करने से डॉक्टर मना करे। बारिश में मछली न खाएं, यह मछली का प्रजनन काल होता है। जलीय जंतु बारिश में न खाएं। पानी को उबाल कर पिएं। क्लोरीन का उपयोग करें।
झिरिया पोखर नाले का पानी न पिए। नदी एवं कुआं के पानी को अच्छी तरह से उबाले, क्लोरीन की गोली डालें। हैंडपंप का ही पानी पिएं। हैंडपंप के आसपास व पानी के स्रोतों को साफ रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहे। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडला। मैं रामगोपाल शास्त्री इंजीनियर से हमारा सनातन धर्म का प्रमुख पर्व रक्षाबंधन 19 तारीख को है, सोमवार को, और इसमें भद्रा का साया है 1:35 तक। मकर राशि का चंद्रमा है, इसलिए भद्रा पाताल में है, उतना प्रभावी नहीं है। फिर भी इस समय को छोड़ दिया जाए तो रात्रि 9 बजे के लगभग तक 2:02 से रात्रि 9 बजे तक आराम से आप रक्षाबंधन मान सकते हैं। रक्षाबंधन सर्वप्रथम महाराज बलि ने राखी बंधवाया था माता लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी के द्वारा राखी बंधी गई थी। ये तो पौराणिक कथाएं हैं, मगर रक्षाबंधन का एक ज्योतिषीय आधार भी है। भाई की कलाई पर मंगल का वास होता है। पूरे ग्रहों का वास हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर है। जैसे माथे पर ये सूर्य का वास होता है, चंद्रमा का, मन का होता है। इसी तरह ये जो सूक्ष्म ग्रह मंगल है, इसका वास भाई की कलाई पर होता है। और मंगल क्रूर ग्रह, मंगल के राशि होने पर, प्रभाव होने पर व्यक्ति की उधारी बढ़ती है, शत्रु बढ़ते हैं और रोग बढ़ते हैं। तो मंगल की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए बहन के हाथों में शुक्र का वास होता है, नारी के हाथों में शुक्र का वास होता है। और शुक्र की दृष्टि जब मंगल पर पड़ती है तो इसका जो विपरीत प्रभाव है वो कम होता है। तो मंगल के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र की दृष्टि पड़ना लाभदायक होता है। और बहन जब अपने हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो विपरीत प्रभाव मंगल का कम हो जाता है और भाई की उधारी, शत्रु और जो रोग हैं उनका शमन होता है। इसलिए प्रत्येक भाई को चाहिए कि अपनी बहन से या बहन से रूपा किसी जिसको बहन का दर्जा देते हैं उनसे रक्षाबंधन जरूर बंधवाएं। अब नारी का संबंध सीधे हृदय से होता है और यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने से जितने ग्रह हैं, विपरीत ग्रह हैं, वो सब अनुकूल होते हैं और इसका प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल क्रूर ग्रह है, दैत्य ग्रह है, असुर ग्रह है और शुक्र आचार्य असुरों के राजा है, असुरों के गुरु हैं। तो गुरु की दृष्टि जब शिष्य पर पड़ती है तो शिष्य अपना प्रभाव कम कर लेता है, अपने को सिमेट लेता है, अपने को ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाता, क्योंकि गुरु की आज्ञा के अनुसार उसे चलना पड़ता है। तो ये ज्योतिषीय आधार रक्षाबंधन का है। प्रत्येक भाई को चाहिए कि शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन जरूर बंधवाएं, जिससे उस व्यक्ति की, उस पुरुष की उधारी कम होगी। यदि उधारी नहीं है तो कोई ना कोई रोग होगा, तो रोग कम होगा और शत्रुओं का शमन होगा। यानी हर तरह से वो सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा का धनी बनेगा। इसलिए शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन जरूर बंधवाएं। भगवान आपकी रक्षा करें, परमात्मा सभी ग्रह आपकी रक्षा करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।